नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। आपदा में अवसर की बात होती है, लेकिन हैकर्स ने इस आपदा में अवसर जरूर ढूंढ लिया है। जिस कोविन ऐप का इस्तेमाल लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने ताकि वो अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर सके, स्लॉट बुक कर सके, इसलिए किया गया था। एपीआई को पब्लिकली शेयर किया गया था। अब उसका इस्तेमाल हैकर्स ने ढूंढ लिया है। होता क्या है कि जैसे ही किसी सेंटर से स्लॉट अवेलेबिलिटी आती है, कुछ ही मिनट में या वो पूरे के पूरे स्लॉट भर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हैकर्स कर रहे हैं क्या? क्यों कर रहे हैं? कैसे हो रहा है? ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आम लोगों तक, खास तौर से 45 से कम उम्र के जो लोग हैं, अब वो चाह रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगे, लेकिन जब जाते हैं तो देखते हैं कि वेबसाइट पर, ऐप पर कि सारे स्लॉट बुक है। किस तरह से हैकर्स कोविन ऐप में सेंध लगा रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पवन दुग्गल जी। बहुत बहुत स्वागत है पवन दुग्गल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। तो पवन दुग्गल जी, हमें ये समझाइए सबसे पहले कि ये एपीआई क्या होता है और किस तरह से कोविन ऐप में सेंध लगाए जा रहे हैं। देखिए, एपीआई कंप्यूटर कोड्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिसके माध्यम से आप किसी कंप्यूटर तक आसानी तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आप आम आदमी की भाषा में बात करें तो एपीआई वो खिड़कियां हैं, वो दरवाजे हैं जो कोडर्स को अलाउ करते हैं कि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में जाकर विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन बना सकें, सुविधाएं प्रदान कर सकें। तो एपीआई का उद्देश्य तो सकारात्मक रहता है, लेकिन क्योंकि एपीआई की जानकारी अगर पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो आज साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स उसका दुरुपयोग करते हैं, न केवल अनावश्यक तरीके से सिस्टम एक्सेस करने के लिए, बल्कि साथ ही लोगों को उनकी जो राइट्स हैं उनसे वंचित करने के लिए। अब आप कोविन का ही उदाहरण ले लीजिए। जब से ये 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन खुली है, तब से लगता है जैसे एक होड़ सी आ गई है, एक बाढ़ आ गई है, क्योंकि व्यक्ति चाहता है इस एज ग्रुप में भैया मुझे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। लेकिन वैक्सीन आपको केवल अपॉइंटमेंट के थ्रू मिलेगी, कोविन के थ्रू मिलेगी। तो कोविन ऐप ही जब आपको इजाजत देगा तब आपको स्लॉट मिलेंगे तो इंजेक्शन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो सरकार का उद्देश्य था कि ये ऐप पब्लिक जन सेवा में हम लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए। लेकिन बहुत से साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स ने समझा कि साहब ये ऐप को अगर हम कहीं ना कहीं हैक कर सके, इसको कहीं ना कहीं हम दूसरी दिशा में ले जा सके, तो शायद उनकी जो मंसूबे हैं वो जल्दी तरीके से उनकी पूर्ति हो पाएगी। तो कुछ ऐसी खबरें आई हैं पब्लिक डोमेन में कि साइबर क्रिमिनल्स ने, हैकर्स ने अपने नए नए बॉट्स लिखे, प्रोग्राम्स लिखे। वो प्रोग्राम्स इस तरीके से काम करते हैं कि जब जब जो भी स्लॉट खुला मिलता है वो स्लॉट उसको भर देते हैं। यानी कि आप को याद हो कुछ साल पहले आपको तत्काल के लिए टिकट लेनी पड़ती थी, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही टिकट मिला करती थी, सुबह 9 से 10। और अगर आप उसके दरमियान टिकट लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन वहां हमने देखा कि बॉट्स आने लग गए और 2-3 मिनटों की शुरुआत में सारी की सारी जो टिकटें होती थी, सीटें गुम हो जाती थी, मतलब बुक हो जाती थी। ठीक उसी प्रकार का प्रकरण आज हम कोविन में भी देख रहे हैं, जहां पर ये बॉट्स जो आते हैं वो आकर जो भी अवेलेबल स्लॉट्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली बुक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो पैसे के आधार पर लोगों को ये स्लॉट दिया जाता है, या कोई और गैर कानूनी गतिविधि की जाती है। कहीं ना कहीं अगर जब आप इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं तो आप भारत प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आज एक महामारी का युग है। इस महामारी के युग में अगर एकमात्र है तो वो है आपकी वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन की सुविधा को ही हाईजैक कर लेंगे, यानी कि लोगों तक वो सुविधा पहुंच ही नहीं पाएगी, और जब एक्चुअल लोग ढूंढना चाहेंगे उन्हें ना मिलके बॉट्स को उस स्लॉट में मिल जाएंगे, तो लाजमी सी बात है ये बहुत बड़ा साइबर क्राइम होगा, राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध और जनता जनार्दन के विरुद्ध भी। तो जितनी जल्दी इस पर हम लोग, खासतौर पर सरकार, इसे अपने नजर में ले और इस पर ठोस कदम उठाए, उन लोगों पर
जो इस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं उतना ही अच्छा होगा। जी। किस तरह कई खबरें भी आ रही हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन जिस तरह वो कहते हैं कि हम अपने सेंटर पर स्लॉट अवेलेबिलिटी शो करते हैं और 1 मिनट में ही सब भर जाता है। अब ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर भर जाता है तो वो अपनी डिटेल्स भरेगा, उसमें समय लगेगा और स्लॉट अवेलेबिलिटी दिखाते ही 1 मिनट में भर जा रहे हैं। तो ज़ाहिर तौर पर जो 45 से कम उम्र के लोग हैं जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए जैसा कि आपने कहा, वो इससे वंचित हो रहे हैं और कहीं न कहीं हो सकता है कि पैसे का लेन-देन हो के ये स्लॉट ऐसे लोगों को दिए जा रहे हों। अब ऐसे में क्या संभव है कि इस तरह की हैकिंग को रोका जा सके? क्या एपीआई में बदलाव संभव है? किस तरह से इसे रोकने की दिशा में सरकार काम कर सकती है? मुझे लगता है सरकार को एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, पहली बात। तो अपना जो कोविन ऐप है उसकी साइबर सुरक्षा को ज़्यादा प्रबल करना पड़ेगा। आज जब आपने एपीआईज़ पब्लिकली ओपन अवेलेबल दे दिए हैं, तो उनका दुरुपयोग सामने आ रहा है। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए कहीं न कहीं आपको इस किवाड़ को बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी लोग बॉट्स के थ्रू इन एपीआईज़ का दुरुपयोग करते हुए सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो स्लॉट्स हैं वो बुक कर रहे हैं, जी, एक आदमी को एक ही स्लॉट मिल सकता है और एक ही टाइम पे मिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बॉट होता है, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वो लिखा इस तरीके से जाता है कि वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर 100 जी, विभिन्न प्रकार के स्लॉट्स को तुरंत टारगेट करता है। 100 हो, 500 हो, 1000 हो और वो जैसे मिल जाते हैं तो उसको ब्लॉक कर लेता है। जी, अब जब इस तरह की गतिविधि हो रही है तो मैं एक आम आदमी के दृष्टिकोण से देखूं तो लोगों को जो पब्लिक हेल्थ की सेवाएं मिलनी चाहिए उनको वंचित करने में ये बॉट्स इस्तेमाल अपना रोल कर रहे हैं। इसलिए जी, मुझे लगता है उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और जहां जहां इन तरह के लोगों की सुराग मिलते हों, उनके एविडेंस मिलते हों, उन्हें पिकअप करें और उनकी प्रोसिक्यूशन भी करें। कहीं न कहीं मैसेजिंग भी जनता जनार्दन के पास जाना बहुत ज़रूरी है कि साहब सरकार उन लोगों पर एक बहुत सख्त कड़ा रवैया अख्तियार करेगी, जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे। देखिए, जब आप बॉट डालते हैं और किसी के जी, सिस्टम में घुसते हैं, तो कहीं न कहीं जो सिस्टम के अंतर्गत जो जानकारी होती है, उसको आप नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। वो स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध है। धारा 66 और धारा 43 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून में 3 की सजा का प्रावधान है और 5 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है। तो सरकार चाहे तो मुकदमा दर्ज कर सकती है, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती है और उन पर कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई करने के साथ-साथ उसका शोर भी जनता जनार्दन में मचा सकती है, ताकि लोगों को पता लग जाए कि साहब अगर आप कोविन ऐप दुरुपयोग करने का प्रयास करेंगे तो तैयार हो जाइए, आप पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गए हैं, आप राष्ट्र के एनिमी नंबर 1 बन गए हैं और आप पर जो कुछ भी सख्त कानूनी प्रावधान लगने चाहिए वो उतने भी कम है। तो एक बार इस तरह की अगर पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट हो जाती है तो काफी हद तक की ग्रेट एटमॉस्फेयर बन जाएगा। बट उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है। हम क्या कह रहे हैं, अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोविड भी ठीक ठाक है, सब लोगों को स्लॉट मिल रहे हैं। वास्तविक तौर पर आप ढूंढने जाए स्लॉट आपको मिलता ही नहीं है। आप कल रात भी, मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई स्लॉट ढूंढ रहा था तो मैंने देखा कि पिछले अगले 15-20 दिनों तक प्लॉट किसी भी क्षेत्र में हमारे इलाके में नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऐसी अंबार आ रखी है, बट कहीं ना कहीं एक बार आप एक सुचारू रूप से मैसेज देना करेंगे तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जनता जनार्दन फेस कर रही है उनकी निवारण में सहायता मिलेगी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्लॉट हम दिल्ली में हैं, स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्लॉट मिल नहीं रहे हैं। 45 से कम उम्र के लोगों की बात हम करें तो और देश में भी कई इलाकों से, कई राज्यों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हैकर्स हैं, ये कई सारे जो अ, चीज़ों को बायपास कर रहे हैं, जैसे कैप्चा को भी ये पास बायपास कर रहे हैं आसानी से। स्लॉट एक अवेलेबल होता है, 1 मिनट के अंदर सारा जाता है। बॉट्स का इसमें जैसे आपने कहा इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है ज़ाहिर तौर पर जो लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी चाहिए उनको भी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अब सरकार की बात की कि सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए।
इसके अलावा क्या आपको लगता है कि इनको पकड़ पाना, इनको ट्रैक कर पाना साइबर क्राइम सेल के लिए आसान होगा? देखिए, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। हजारों जो कदमों का सफर होता है वो पहले कदम से शुरू होता है। तो पहला कदम लेना जरूरी है, एफआईआर दर्ज करनी जरूरी है, तफ्तीश करनी जरूरी है। हम कहां तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। डिपेंड करता है कि ये लोग जो बॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, क्या वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि कोविन के अगर हम सर्वर पर जाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक पद्धति चिन्ह हमें जरूर मिल जाएंगे। एक बार पद्धति चिन्ह मिल गए तो उनका इस्तेमाल करते हुए उन व्यक्ति विशेषों तक पहुंचा जा सकता है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन उसके लिए भी पॉलिटिकल विल चाहिए। मुकदमा दर्ज होगा ही तभी तब तफ्तीश होगी, जब मुकदमा ही दर्ज नहीं होगा तो तफ्तीश नहीं होगी। तो ये इस बात से हम घबरा जाएं कि पता नहीं लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, चलिए हम मुकदमा दर्ज ही नहीं करते, ये थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत संकीर्ण थॉट प्रोसेस है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी एफआईआर दर्ज हो, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं पुलिस पहुंचेगी बहुत जल्दी। काफी सारे लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाने की संभावना रखी जा सकेगी। जी, और आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो भी साइबर क्राइम सेल्स हैं, राज्य की जो पुलिस है, स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, किस तरह से उनको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रखना चाहिए सेंटर के साथ, जिससे कि इन शातिर हैकर्स तक पहुंचा जा सके? देखिए, आज पूरी कहानी कोलैबोरेशन की है, हाथ साथ मिलाकर चलने की है। हम कहेंगे केवल केंद्रीय सरकार ही ये टीकाकरण करेगी, सफल हो पाएगी, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, सबको एक समन्वय के साथ चलना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब आदान प्रदान जानकारी का ज्यादा सुचारू रूप से रहे। आज हो क्या रहा है, डिस्ट्रिक्ट इलाकों में जाते हैं, या तो वैक्सीन नहीं मिलती आपको, या कहते हैं वैक्सीन खत्म हो गई है, या स्लॉट्स नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मायूस होते जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद हमें पहला डोज मिल जाएगा, लेकिन पहला डोज नहीं मिल पाया है। ये बात भी सही है कि धीरे धीरे इस तरह की वैक्सीन को बनाने में भी समय लग रहा है। लेकिन जो वैक्सीन की वेस्टेज है, अगर भारत उसको कम करने में अपना योगदान दे सके तो अच्छा है। क्योंकि एक बार जब बोतल खुलती है तो 10 लोगों को लगनी है। आपने नहीं लगाई तो वो तो फिर वैक्सीन बेकार हो गई और फिर उसे फेंकना ही पड़ेगा। तो ये जो वेस्टेज वाला एलिमेंट है, अगर उसको हम मिनिमाइज कर सकें कोलैबोरेशन करके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल एजेंसी से साथ साथ, और कहीं ना कहीं ये भी रख लें जैसे अमेरिका में प्रोसेस है कि साहब ठीक है, आपने आपका स्लॉट है, आप आना आइए, लेकिन दिन के एंड में जैसे उन्हें पता होता है कि आधे घंटा रह गया हमारा बंद करने में और इतने डोसेज रह गए, जो व्यक्ति आता है उसको तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की एक ओपन अप्रोच भी आपको बनानी पड़ेगी कि जहां आपने एक और स्लॉट्स बना रखे हैं, लेकिन अगर आपकी टीकाकरण का समय 9 से 5 बजे तक है और 4:30 बज गए हैं, तो 4:30 बजे आपके पास अगर डोसेज बची हैं, तो जो जो अवेलेबल आए ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, उनको भी लगाने की हमारी चेष्टा होनी चाहिए। इस वक्त कि हम 5 बजे तक वेट करें, जो स्लॉट जिनको दिया था वो आए या ना आए, और जो वैक्सीन रह गई है वो वेस्ट हो गई तो उसको फेंका जाना पड़े। तो एक बार यहाँ पर फोकस करेंगे, भी लोगों का विश्वास पुनः से जगना शुरू हो जाएगा। चलिए ये आधे घंटे में कोशिश करते हैं, चलिए सेंटर में जाके देखते हैं, मौका मिला तो हो सकता है शायद हमें वैक्सीन हुई जाएगी, मिल भी जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे लोगों की आप जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ा पाएंगे। जी, इसके अलावा कोविन ऐप से मिलती जुलती कई एप्स के भी नाम सामने आ रहे हैं, तो उसके जरिए लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी की जा रही है, स्टील की जा रहे हैं, उनके पर्सनल फोन को हैक किया जा रहा है, सिस्टम को हैक किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या सावधानी बरतें जब आप कोविन की जो ओरिजिनल ऐप है उस पर जा रही हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए साइबर क्राइम के, जिसमें कि जो लास्ट में एपीके लिखा था, जो परमिशन दे मांग रहा आपके फोन से किसी भी उसको डाउनलोड करने पर। तो इस तरह के जो मिलते-जुलते लिंक बना दिए गए हैं लोगों की पर्सनल जानकारी चुराने के लिए, क्योंकि इस समय पेंडेमिक के टाइम पर जिस तरह आपने भी कई बार बताया हमारे पिछले शोज में कि साइबर क्राइम के मामले बहुत बढ़े हैं। तो ये जो कोविन से रिलेटेड ऐप बन रही हैं, जो मिलता-जुलता नाम बता देती हैं, और लेकिन उनका मकसद होता है लोगों की पर्सनल जानकारी को चोरी करना। इसको लेके कैसे सतर्क रहा जाए?
सबसे बड़ी बात आज हमें समझना है कि आज जब कोरोना काल है, तो कहीं न कहीं परिवेश बदल गया है। इसलिए मानसिकता को बदलना और थॉट प्रोसेस को बदलना बहुत ज़रूरी है। आज जब चारों ओर साइबर क्राइम फैल चुका है, साइबर सुरक्षा में सेंधी लगातार लग रही हैं। आवश्यकता है हम कहीं न कहीं डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में जागृत करें। हर जो चीज़ देख रहे हैं, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जी। उसी जानकारी को इंटरनेट पर ट्रस्ट करिए जिसकी आप इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन सर्च इंजन के माध्यम से कर पाएँ। अब कोविड नाम सुना है में, तो लोगों को लगता है साहब ये कोविन तो सरकार का प्रोजेक्ट है, तो जो कोविन आया मैंने वहां क्लिक कर लिया, जो ऐप नजर आई कोविन के नाम से मैंने डाउनलोड कर ली। इस तरीके से अंधाधुंध बैटिंग करने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता होगा आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे वो कौन है जो एंटिटी उसको दे रही है। क्या ये सरकारी ऐप है या क्या ये कोई प्राइवेट ऐप है जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है सरकार के इस प्रोजेक्ट की आड़ में मुझे टारगेट जी। करने की। तो कोशिश करें केवल अधिकृत ऑफिशियल ऐप्स को ही डाउनलोड करें, ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही जाइए gov.in पर। और अगर आपको कोविन के नाम से अलग अलग ऐप्स नजर आ रहे हैं ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर, तो कृपया बिना उसकी जांच पड़ताल किए उसे डाउनलोड ना करें। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए भारतवर्ष में आज एक बहुत अजीब सा समय आ गया है। आजकल पॉलिसी वैक्यूम आ गया है। हमारे पास ना तो कोई डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून है, ना ही कोई निजता संबंधी कानून है। और भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो स्पष्ट तौर पर डेटा को संपूर्णतः सुरक्षित करने में बहुत जबरदस्त सफल नहीं रह पाया है। तो इसलिए जब ये माहौल हो चुका है तो साइबर क्रिमिनल्स कोशिश कर रहे हैं इस तरह की नई फेक ऐप्स के थ्रू आपको टारगेट करने के लिए, आपके डेटा को चुराने के लिए, उसका दुरुपयोग करने के लिए, उसको बेचने के लिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, ऑफिशियल ऐप्स पर ही जाइए, उन्हीं पर ही आप विश्वास करिए और किसी भी ऐप को ना तो डाउनलोड करें, ना ही कोई जानकारी अपनी प्रदान करें। जितने सावधानी बरतेंगे, जितने ड्यूली डिलिजेंट और सतर्क रहेंगे, उतनी संभावित तौर पर आपकी जानकारी और आपका डिजिटल भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। जी, आप कई बार इस बात का ज़िक्र करते हैं पवन दुग्गल जी कि भारत में जो हमारी पर्सनल डेटा है या हमारी निजी जानकारी है, उसकी सुरक्षा के लिए मज़बूत कानून होने की ज़रूरत है। दूसरे देशों से हम क्या सीख ले सकते हैं? क्या वहाँ पर इस तरह के कानून बहुत मज़बूत हैं और भारत अभी इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत? मुझे लगता है भारत को व्हील को रीइन्वेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्र हैं और जिनकी जो एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं प्रोटेक्शन में, अगर हम उनसे सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और सर्वोपरि जो उदाहरण सामने नजर आता है वो है यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये वहां का लोकल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जो कुछ कई सालों से चल रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य माना जाता है। उन्होंने 3-4 साल में बहुत जबरदस्त सीखी हैं, एक्सपीरियंसेस लिए हैं कि उनको क्या-क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उनके एक्सपीरियंसेस से सीख लें और उनकी एक्सपीरियंस को आधार बनाते हुए अपने रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज को लेकर आए, जो भारतीय संदर्भ में भारतीय नीड्स और भारतीय समाज और दृष्टिकोण के अनुसार कस्टमाइज किए जाए, तो मुझे लगता है काफी हद तक हम जो लर्निंग कर्व है उसको हम बाईपास कर पाएंगे। काफी हद तक हम लोग कटिंग एज आ पाएंगे, लीप फ्रॉगिंग जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी की भाषा में, और अल्टीमेटली भारतीयों के डेटा को सुरक्षित करने में अपना ठोस कारगर योगदान देंगे। जी। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी पवन दुग्गल जी कि जब हम डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, तो अब बहुत सारे ऐसे अपराध देखे गए हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए जिसमें कि लोगों की प्रोफाइल की क्लोनिंग कर ली जाती है और फिर पैसे की माँग की जाती है। अब ऐसी स्थिति में कैसे बचा जाए? कैसे रिपोर्ट किया जाए? कहाँ रिपोर्ट किया जाए? मान लीजिए कि फ़ेसबुक पर इस तरह के कई मैंने लोगों के उदाहरण देखे कि जो ये कहते हैं कि हमारे ही फ़ोटोग्राफ को लेकर एक दूसरा प्रोफाइल बना लिया गया, मिलते-जुलते वही नाम, वही डेज़िग्नेशन सब, और जो ओरिजिनल है इंसान उसको ब्लॉक कर दिया। अब उस दूसरे प्रोफाइल से पैसे की माँग कर रहे हैं लोग। तो कई तरह के अपराध इस
पैंडेमिक के दौरान बढ़े हैं। अब अगर हम ये फेसबुक से जुड़े इस अपराध की बात करें, तो किस तरह से लोगों को संभलना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की सजगता होनी चाहिए? जो आप प्रॉब्लम्स बता रही हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुकी हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया पे। आपके अकाउंट का क्लोन होना, आपके हैंडल का क्लोन होके उसका दुरुपयोग करना, लोगों से पैसे माँगना, लोगों को चीट करना आजकल एक साधारण बात हो गई है। अब क्योंकि ये इतनी बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम और चुनौती बन गई है, तो अब केंद्रीय सरकार ने उसको निपटने के लिए ठोस कारगर कदम उठाए हैं। 25 फरवरी 2021 केंद्रीय सरकार ने नई टेक्नोलॉजी रूल्स को गैजेट किया है, इंप्लीमेंट किया है। ये रूल्स का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2000। अब ये स्पष्ट तौर पर दायित्व डालते हैं सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर कि वो ठोस कारगर कदम उठाएं लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए। और जब उन्हें खबर मिलती है कि कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है या इस तरह से अकाउंट की क्लोनिंग हुई है, तो वो तुरंत कारगर कदम उठाएंगे। साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको होल्ड किया जा सके, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अल्टीमेट यूजर है जिसके को क्लोन किया गया उसे नुकसान ना पहुंचे और उसे अपना ओरिजिनल अकाउंट वापस मिल जाए। अब उसके लिए बहुत बार अब ये रूल्स ये भी कह रहे हैं कि आपको अदालतों से जाके ऑर्डर लाने अगर तो अश्लील कंटेंट है तब तो आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। बट अगर आपके अकाउंट्स की क्लोनिंग की बात, तब आप उन्हें लिखें जरूर, लेकिन वो कहेंगे अदालत से ऑर्डर लाइए, तो एक सिविल कोर्ट में जाके आपको अदालत का ऑर्डर लाना पड़ेगा। नई अदालत का ऑर्डर लेना चाहें तो आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में शिकायत कर सकते हैं, और एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस आधार बनाते हुए ही ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं आपके अकाउंट को वापस ला देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको जागरूक होना है कि ये ऐसा खतरा है जो सब लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है कि अभी तक आप सुरक्षित हैं तो आजीवन सुरक्षित रहेंगे। आज कल परसों कभी ना कभी आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है, क्लोन हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके सोशल मीडिया को एक भवन मान के चलिए, और भवन को जितना आप केयरफुली डील करेंगे उतना अच्छा होगा। आज दुर्भाग्यपूर्ण भारतवर्ष में हम एक नई क्रांति का देख रहे हैं, जिसमें भारत की उल्टी क्रांति बोलता हूं, यहाँ पर भारतीय उल्टी कर रहे हैं अपनी जानकारी को लेकर, चाहे वो सोशल जानकारी हो, प्रोफेशनल जानकारी हो, जानकारी हो। तो इस दौर में हमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। आज वो दौर है जहां पर हम केवल उसी चीज को प्रकाशित कर रहे हैं जिसकी प्रकाशित करने की आवश्यकता है। नीड टू नो बेसिस पर और नीड टू शेयर बेसिस पर ही आप अपनी जानकारी को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करें, पब्लिश करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर क्रिमिनल्स चारों ओर फैल चुके हैं। आपको बता कुछ और रहे हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे कोई और लोग छुपे हुए हैं। सतर्क रहिए, अपनी जानकारी सोच समझ के ही आप शेयर करिए, और जहां तक हो सके बहुत जल्दबाजी में, बहुत इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में आप कुछ चीज प्रकाशित ना करें। अपनी लोकेशन के बारे में तो जानकारी बिल्कुल ना दें, क्योंकि आपकी लोकेशन एक बार उन्हें पता लग गई तो आपको फिजिकली भी टारगेट किया जा सकता है। सतर्क रहें, और अगर आपका लगता है कि आपके अकाउंट को हैक कर लिया गया है तो चुप ना बैठें, रिपोर्ट करें लोकल थाने में। थाने नहीं जाना चाहते तो अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर रिपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। वहां भी ना जाना चाहें तो केंद्रीय सरकार का साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसे cybercrime.gov.in बोलते हैं। अब वहां पर भी जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करिए, और जब भी के साथ होता है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि हम कितनी जल्दी पुनः से वापस अपनी नॉर्मलसी पर आ सकें। तो साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाना पड़ेगा अपने जीवन का, और घबराहट होने की जरूरत नहीं। हर साइबर क्राइम की घटना को आप एक सीख मानिए, एक लेसन समझिए कि आप इसे क्या सीखे हैं, ताकि आने वाले समय में आपकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं ज्यादा सुरक्षित हो और आप साइबर क्राइम के शिकार ना बन सके। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी, इतने विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।